नमस्ते बच्चों। फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास हम पढ़ रहे हैं और शारीरिक विकास के हम अब तक 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हमारा भाग 6 है और यही अंतिम भाग है। इसके साथ ही हमारा शारीरिक विकास का चैप्टर ख़त्म होगा। अब तक हमने जो पढ़ा है बच्चों, पिछले 5 भागों में वो हमने पढ़ा है शारीरिक विकास क्या होता है और शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, शारीरिक विकास का महत्व क्या है, शारीरिक वृद्धि चक्र, शारीरिक वृद्धि चक्र का प्रभाव, शारीरिक विकास के नियम, विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। और जो विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास पढ़ा वो जिन तत्वों को लेकर के हमने पढ़ा वो तत्व थे लंबाई एवं भार, शारीरिक अनुपात, सिर का अनुपात, चेहरे का अनुपात, जिसके अंतर्गत हमने आँख और नाक के बारे में पढ़ा था, धड़ का अनुपात, हाथ एवं पैरों का अनुपात, अस्थियाँ, दांत, मांसपेशियों का विकास, वसा ऊतकों का विकास। बच्चों, इतना हम 5 भागों में पढ़ चुके हैं और आज हम भाग 6 पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नाड़ी संस्थान के विकास की। बच्चों, नाड़ी संस्थान के विकास का किसी भी बालक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बच्चों जैसा कि आपने नाड़ी संस्थान फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये वो संस्थान होता है जिससे कि जीवन की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है और नियंत्रित होती है। हमारे जीवन की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है और नियंत्रित होती है, जैसे कि बच्चों सोचना, विचारना, तर्क करना, याद करना आदि क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? नाड़ी संस्थान के द्वारा होता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर के शिशु जन्म के 3-4 वर्ष बाद तक नाड़ी संस्थान का विकास बहुत ही तेजी से होता है और इसकी गति अच्छी होती है। लेकिन उसके बाद में नाड़ी संस्थान के विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। बच्चों, जन्म के समय मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 250 ग्राम होता है और जैसे जैसे परिपक्वावस्था आती है और परिपक्वावस्था में इसका वजन 1250 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि परिपक्वावस्था तक मस्तिष्क के वजन में 5 गुना तक वृद्धि हो जाती है। बच्चों, गर्भावस्था में नाड़ी संस्थान का जो विकास होता है उसमें तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों विकास? तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या और आकार में वृद्धि के कारण। जबकि जन्म के 3-4 वर्ष बाद तक नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। इस समय क्या होता है? जो पुरानी कोशिकाएं होती है ना, वे ही इस समय यानी कि 3-4 वर्ष बाद तक विकसित होती रहती है, जो कि गर्भकालीन अवस्था में कैसी थी? अपरिपक्व थी। तो जन्म के बाद 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु के मस्तिष्क में जो विकास होता है वो मुख्यतः 2 भागों में होता है बच्चों। एक तो प्रमस्तिष्क भाग में और एक अनुमस्तिष्क भाग में। जैसा कि आपको याद होगा, प्रमस्तिष्क जो होता है वो मानसिक क्रियाओं जैसे कि सोचना, समझना, तर्क करना, स्मृति करना आदि के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि जो अनुमस्तिष्क होता है वो क्या करता है? वो शारीरिक संतुलन और शारीरिक संस्थिति नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में वृद्धि एवं विकास अत्यंत ही तीव्रता से होता है और 1 वर्ष की अवस्था तक जो इसका वजन होता है वो जन्म के वजन से तिगुना हो जाता है। 8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। बच्चों, इस बात को ध्यान रखना कि 8 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। लेकिन बच्चों, इंटर सेरेब्रल एसोसिएशन ट्रैक्ट और जो ग्रे मैटर होता है जिसे कि हम धूसर पदार्थ कहते हैं, उनका विकास किशोरावस्था तक चलता रहता है। तो बच्चों, जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है वो बालक
के शरीर भार का 1/8 होता है, जबकि 10 वर्ष की अवस्था में ये 1/18वां भाग हो जाता है, 15 वर्ष की अवस्था में 1/30 और परिपक्व अवस्था में 1/40वां भाग हो जाता है। और बच्चों, जैसा कि आप सारणी में देख रहे हो कि जन्म के समय जितना व्यक्ति का शारीरिक वजन होता है उसका 1/4 वजन मस्तिष्क के भार का होता है। 9 माह में ये आधा, 2 वर्ष में 3/4 भाग, 4 वर्ष में 4/5 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का और 6 वर्ष में 9/10 भाग व्यक्ति के शारीरिक वजन का हो जाता है। तो बच्चों, इस तालिका से हम ये समझ सकते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। कितना बच्चों? 90%। और उत्तर बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक केवल 5% ही मस्तिष्क का विकास होता है। समझ में आया बच्चों? तो ये हमने बात की थी नाड़ी संस्थान के विकास के बारे में। और अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के विकास के बारे में। बच्चों, जन्म के समय जो शिशु के फेफड़े होते हैं ना, वो बहुत छोटे और अविकसित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो फेफड़ों का भी विकास होता है। और जब बच्चों, आपने सुना होगा कि जब बच्चा प्रथम बार रोता है या हम कहें जन्म के बाद जो शिशु का प्रथम क्रंदन होता है ना, उसी के साथ फेफड़ों का विकास और श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। तो जन्म के समय सिर की परिधि जो होती है वो छाती की परिधि से बड़ी होती है। मतलब कि जन्म के समय सिर की परिधि कैसी होती है? बड़ी होती है। परंतु 2 वर्ष की अवस्था तक सिर और छाती की परिधि बराबर हो जाती है, जैसा कि आप तालिका में भी देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ये तो हमने बात की परिधि की। 15 वर्ष की अवस्था तक यह अनुपात 5:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:3 ये 15 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, जो बच्चों इस बात को बताता है कि फेफड़े के आकार, भार एवं क्षमता किस किस चीज में? फेफड़े के आकार में, भार में और क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे फेफड़ों में विकास होता है वैसे वैसे सांस लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। ठीक है? और श्वसन गति कम होती चली जाती है। एक जो बच्चों नवजात शिशु होता है ना, उसकी श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट होती है और 1 सप्ताह के अंत तक श्वसन दर 35 प्रति मिनट हो जाती है और परिपक्व अवस्था तक श्वसन दर 18 प्रति मिनट हो जाती है। बच्चों, जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे होंगे कि जन्म के समय, हम फिर से रिपीट करते हैं, छाती की परिधि सिर की परिधि से कम होती है, यानी कि सिर बड़ा होता है। 2 वर्ष की अवस्था में छाती की परिधि व सिर की परिधि बराबर हो जाती है। 15 वर्ष में छाती और सिर में यह अनुपात 3:2 हो जाता है और 18 वर्ष में यह अनुपात 5:3 हो जाता है। और अगर हम बात करें श्वसन गति की, तो 15 वर्ष और 18 वर्ष में श्वसन गति 18 प्रति मिनट रहती है और जन्म के समय 40 से 45 प्रति मिनट यानी कि ज़्यादा होती है और 2 वर्ष में 30 से 35 प्रति मिनट होती है। तो बच्चों, ये हमने बात की श्वसन तंत्र के विकास के बारे में। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के विकास के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय एवं रक्त नलिकाएं आती है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने ये सभी चीज़ें प्रथम वर्ष में पढ़ी है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या आता है? हृदय आता है और रक्त नलिकाएं आती है। जिस तरह से फेफड़े अत्यंत कोमल नाजुक होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार से शिशु का जो हृदय होता है, नवजात शिशु का, बहुत कोमल और नाजुक होता है और छोटा होता है। रक्त नलिकाएं भी अविकसित होती है, छोटी होती है, पतली एवं सक्रिय होती है। जीवन के जो शुरुआत के वर्ष होते हैं बच्चे के 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय और रक्तवाहिनियों का विकास तीव्र गति से होता है। 12 वर्ष की अवस्था तक अगर हम बात करें तो हृदय का भार जन्म की तुलना में 7 गुना हो जाता है और जब वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेता है बच्चा तो वो 12 गुना तक बढ़ जाता है।
जिस तरह से हृदय में वृद्धि होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से रक्तवाहिनियों यानी कि धमनियों और शिराओं में भी तेजी से वृद्धि होती है। हृदय और रक्तवाहिनियों में जो विकास होता है उससे बालक के रक्तचाप, नाड़ी गति, शरीर तापमान में भी परिवर्तन आता है। नवजात शिशु का जो रक्तचाप होता है वो बहुत कम होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रक्तचाप बढ़ता है। 11 वर्ष की उम्र तक जो लड़के और लड़कियां होते हैं ना, उनका रक्तचाप बच्चों कोई अंतर नहीं होता है, समान होता है। लेकिन वय संधि से किशोरावस्था तक लड़कियों का रक्तचाप कुछ अधिक होता है। इसी तरह अब हम बात करते हैं शरीर के तापक्रम के बारे में। तो शिशुओं का शरीर तापक्रम वयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक यानी कि 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। और पता है बच्चों, एक खास बात कि नवजात शिशु के शरीर का जो तापक्रम होता है ना, वो प्रातःकाल में तो कम होता है, लेकिन दोपहर एवं शाम को बढ़ जाता है। और 13 वर्ष की अवस्था तक लड़के एवं लड़कियों के शरीर तापक्रम में भी अंतर होता है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट नाड़ी गति की। शिशुओं की नाड़ी गति वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। शिशुओं की जो नाड़ी गति होती है वो 120 से 150 प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कों में ये 65 से 70 प्रति मिनट होती है। और शिशु जब क्रंदन करता है ना, यानी कि जब रोता है, तो जो उसकी नाड़ी की गति होती है वो बढ़ जाती है और 218 से 220 प्रति मिनट हो जाती है। और सोते समय नाड़ी की गति कम हो जाती है। बच्चों, जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे होंगे कि जन्म के समय लड़कों की जो नाड़ी गति होती है वो 130 धड़कन प्रति मिनट और लड़कियों की 144 प्रति मिनट रहती है। 3 वर्ष की अवस्थाओं में ये रेशियो 95 और 90 का रहता है। 9 वर्ष में बराबर 80 धड़कन प्रति मिनट लड़के और लड़कियों की होती है। 13 वर्ष में 73 धड़कन लड़कों की प्रति मिनट और लड़कियों की 76 धड़कन। 20 वर्ष की अवस्था में 62 धड़कन प्रति मिनट लड़कों की और 69 धड़कन प्रति मिनट लड़कियों की होती है। तो बच्चों, हमने ये बात की शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास किस प्रकार से रहता है उस बारे में। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, ये सारे कारक हम अलग अलग रूप में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं आपको फिर समझाती हूँ। सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। बच्चों, वंशानुक्रम आपको अच्छे से पता है कि क्या है, यानी कि वो सारे गुण जो कि जीन्स के द्वारा माता पिता और पूर्वजों से बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वंशानुक्रम। और गर्भाधान के समय से ही माता पिता के जीन्स के माध्यम से शिशु में ये वंशानुगत गुण पहुंच जाते हैं और बालक का रंग, रूप, स्वभाव, प्रकृति, शारीरिक गठन, लंबाई, ये इन सब का निर्धारण बच्चों जन्म से पहले ही हो जाता है। और वंशानुगत कारक तो बच्चों को पता है कि एक जन्मजात विशेषताएं होती है जो बालक में जन्म से ही पाई जाती है। इसीलिए बच्चों, बालकों का शक्ल, सूरत, चाल ढाल, शारीरिक रचना, मुखाकृति, अन्य शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से, दादा दादी या नाना नानी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। अब हम लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, आहार। आहार के बात समझाने से पहले मैं थोड़ा सा बच्चों के पाचन तंत्र के विकास के बारे में आपको यह समझाना चाहूँगी कि बच्चों, नवजात शिशु का पाचन तंत्र भी बहुत ही कोमल होता है और अविकसित होता है। और आपको पता ही होगा कि 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ दूध लेता है, और वो भी कौन सा दूध? माँ का दूध। और दूध के अलावा कोई अन्य भोजन वो पचा ही नहीं सकता है, और दूध में केवल माता के दूध को आसानी से पचा सकता है। और जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं बच्चों, तो उनमें बालक के पेट की क्षमता और पाचन क्षमता दोनों का ही तीव्र गति से विकास होता है। और उसके बाद वयसंधि अवस्था और विकास की गति जब धीमी हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी विकास की गति धीमी हो जाती है। और छोटे जो बालक होते हैं उनकी पाचन क्षमता कैसी होती है बच्चों? कमज़ोर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को जो खाना देते हैं वो अधिक तेल, अधिक घी और अधिक मिर्च मसाले युक्त नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों वो उनको पचा ही नहीं पाता है।
छोटे बच्चों का पेट जल्दी जल्दी से खाली हो जाता है तो उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है। इसीलिए छोटे बच्चों को खाना थोड़े थोड़े समय पर अंतराल में दिया जाना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन सभी भरपूर मात्रा में हो। यानी कि अब जबकि हम आहार पे आ रहे हैं तो हम ये बात कहेंगे कि बच्चे को संतुलित आहार दिया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों गर्भकाल से लेकर के जीवन पर्यंत तक मानव जीवन में आहार एवं पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि माता को पौष्टिक और संतुलित आहार मिलता है तो बच्चा विकसित होता है और बच्चा बहुत अच्छे से उसका विकास होता है। और ऐसा नहीं है, बच्चों के जन्म के पहले ही, जन्म के बाद भी शिशु को पूर्ण पौष्टिक भोजन की आवश्यकता रहती है। अभी जैसे मैं बता रही थी ना आपको कि बालक का पेट छोटा सा होता है तो जल्दी जल्दी खाली हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दिन भर खेलते कूदते रहते हैं, इसलिए उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। और बालकों की जो वृद्धि होती है वो भी तीव्र गति से होती है। इसलिए बच्चों, बालकों के भोजन पर, पोषण पर, संतुलित आहार पर और पौष्टिक तत्वों पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंड ईयर में इसके बारे में, कि अगर बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, तो वो पोषण न्यूनता जनित रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि क्वाशियरकर, मैरास्मस, रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। और बच्चों, जब ऐसी कोई समस्या बच्चों में हो जाती है, पोषण न्यूनता जनित रोग हो जाता है ना, तो जो बच्चा होता है उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए बच्चे का आहार हमेशा से, बच्चे का क्या, बच्चों किसी भी उम्र में हर व्यक्ति का आहार गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार से उत्तम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की। बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन बच्चों के विकास को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। पहले भी मैं आपको उदाहरण से समझा चुकी हूँ और आप सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी होगा कि जैसे जो पीयूष ग्रंथि होती है वो वृद्धि हार्मोन कहलाती है और वृद्धि पर अपना विशेष प्रभाव डालती है ना। और ये वृद्धि हार्मोन अगर अधिक मात्रा में हुआ तो बच्चा अधिक लंबा, कम मात्रा में तो कम लंबा, और सामान्य तो बच्चे की सामान्य लंबाई रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, इसी प्रकार जो यौन हार्मोन होते हैं उससे बालक बालिकाओं में परिपक्वता आती है। यानी कि लड़कों में पुरुषोचित गुण और लड़कियों में स्त्रियोचित गुण यौन हार्मोन से ही आते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि का जो उचित विकास होता है उससे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है ना बच्चों, वो उत्तम प्रकार से होता है। तो बच्चों, अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव सही नहीं होता है तो विकास और कार्य से शरीर का विकास, मतलब शरीर के जो कार्य करने का तरीका है वो भी सही नहीं रहता है और विकास में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। अब हम बात करते हैं भौतिक वातावरण की। भौतिक वातावरण भी बच्चों शारीरिक विकास में बहुत अमूल्य भूमिका निभाते हैं। भौतिक वातावरण में बच्चों क्या आता है, वो सभी बाहरी शक्तियाँ और कारक जो कि व्यक्ति के शारीरिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जलवायु, हवा, धूप, वर्षा, खुला स्थान, जल, आस पड़ोस का वातावरण, शुद्ध हवा, पानी की उचित व्यवस्था, खेलने की उचित व्यवस्था, ये सब अगर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में और अच्छी मात्रा में मिलता है तो उनका विकास अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं संवेगात्मक व्यवधान की। बालक के शारीरिक विकास को ये अवरुद्ध कर देता है अगर संवेगात्मक व्यवधान होता है तो, यानी कि अगर बच्चा लंबे समय तक संवेगात्मक रूप से डिस्टर्ब रहता है, किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता है, चाहे गृह कलह से, चाहे आसपास के वातावरण से, तो बच्चा क्रोधी, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है और उसका शारीरिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। और क्योंकि बच्चों आपको अच्छे से पता होगा और ध्यान रखिए कि संवेगात्मक तनाव के कारण पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, उसके स्रावन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कि बच्चे की लंबाई रुक सकती है। इससे संवेगात्मक व्यवधान नहीं होना चाहिए। लिंग भेद,
वैसे तो हम इस पूरे चैप्टर में बात करते हुए आए हैं बच्चों की लड़के और लड़कियों में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार का किस अवस्था में फ़र्क रहता है, लेकिन बच्चों हम एक थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं कि जैसे जन्म के समय लड़के जो होते हैं लड़कियों की अपेक्षा लंबे और वजन में अधिक होते हैं इन जनरल, है ना। व्यक्तिगत भिन्नताएं तो होती है बच्चों। और लेकिन क्या होता है कि जो बाद की अवस्था होती है ना, उसमें लड़कियों की बढ़वार तो तीव्र गति से होती है और लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। लेकिन बाद की अवस्था में लड़के अधिक लंबे होते हैं और हेल्दी हो जाते हैं लड़कियों की अपेक्षा। अतः वयस्क अवस्था प्राप्त करते करते लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तुलना में अधिक लंबे और वजन में भी भारी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पारिवारिक वातावरण की, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं कि प्रत्येक आयु स्तर पर वातावरण का प्रभाव लंबाई की अपेक्षा वजन पर अधिक पड़ता है। यहाँ बच्चों एक बहुत साधारण सी बात कहना चाहूँगी कि यदि परिवार का वातावरण सुखद है, आनंददायी, खुशनुमा, सौहार्दपूर्ण, प्रेम से भरपूर है तो बालक का विकास भी बहुत अच्छा होता है और बालक का जो विकास होता है ना वो भयमुक्त और तनाव से रहित वातावरण में होता है। लेकिन अगर परिवार का वातावरण नकारात्मक है, सही नहीं है, माता पिता में लड़ाई चलती रहती है, परेशानियां रहती है, तो बच्चे भी थोड़े डरे सहमे होते हैं और उनमें संवेगात्मक संरक्षण और मानसिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उनका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं बुद्धि की। बच्चों बुद्धि न केवल मानसिक विकास को बल्कि शारीरिक विकास को भी बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उठना, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, भागना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ना बच्चों, ये भ्रामक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि इनका संबंध बुद्धि से नहीं है। जो बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं ना, उनकी भ्रामक क्रियाओं का विकास भी जल्दी होता है, वो जल्दी से सीख लेते हैं। बच्चों टर्मैन ने अपने अध्ययन में पाया कि जो बहुत प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं ना, उनमें बोलने की क्रिया 11 माह में, चलने की क्रिया 13 माह में प्रकट हुई, जबकि जो दुर्बल बच्चे होते हैं उनमें यही क्रियाएं 15 एवं 30 महीने में प्रकट हुई है। बच्चों इसी प्रकार से बुद्धि और यौन परिपक्वता का भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। प्रखर बुद्धि के बालकों में यौन परिपक्वता दुर्बल बुद्धि के बालकों की तुलना में 1-2 वर्ष पहले ही आ जाती है। तो बच्चों तो बुद्धि का विकास शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर दोनों पर इक्वली पड़ता है। अब हम बात करते हैं अगले कारक की, जो कि है रोग। बच्चों रोग जो है, अगर बालक, देखो 2 स्थितियां हैं बच्चों। एक तो बच्चा अपनी माता के कारण गर्भावस्था के दौरान माता को कोई गंभीर बीमारी है, वो किसी बीमारी से ग्रसित थी और उसका प्रभाव अगर बच्चे पर पड़ता है तो बच्चा भी रोगग्रसित पैदा हो सकता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म से ही बीमार और विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि बच्चों जब बीमारी की स्थिति होती है तो बालक खाना पीना पसंद नहीं करता है, कम खाना खाता पीता है, भरपेट भोजन नहीं करता है, ना ही खेलता है, सुस्त रहता है, रोता है। तो इस वजह से वो निर्बल और कमज़ोर होता है क्योंकि उसे पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जो उसका शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके ठीक विपरीत बच्चों, वो बच्चे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, भरपेट भोजन करते हैं, खूब खेलते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। तो उनके सभी अंग अवयव एक निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से रोग भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकृतियां या शारीरिक दोष का प्रभाव। गर्भावस्था में यदि गर्भवती स्त्री किसी ऐसे गंभीर संक्रामक रोग से शिकार हो जाती है या उसे पागल कुत्ता काट लेता है तो बच्चों जो होने वाला बच्चा है उसमें भी शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या होता है बच्चों, प्रसव के दौरान गड़बड़ी से भी ऐसा हो जाता है।
और शारीरिक दोष में क्या आता है, जैसे तुतलाना, हकलाना, दांत शरण, अस्थि विकार, दृष्टि दोष, गूंगापन, बहरापन, कटे फटे होंठ। जिन अंगों में दोष उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं अंगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर की। बच्चों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे सामाजिक आर्थिक स्तर में जिन बच्चों का विकास होता है ना, तो उनको संपूर्ण सुविधाएं मिलती है, सारी मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं मिलती है, पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार मिलता है, स्वच्छ सुंदर हवादार प्रकाशमान मकान मिलता है, पर्याप्त मात्रा में खुला स्थान होता है तो खेलकूद कर सकते हैं, उछल कूद कर सकते हैं, मौसम के अनुकूल वस्त्र, मनोरंजन के साधन इत्यादि सब उन्हें मिलता है बच्चों। तो ऐसे बच्चे स्वस्थ, निरोगी, चुस्त, फुर्तीले और क्रियाशील होते हैं, तो शारीरिक विकास भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन बच्चों, अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं है, मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, घर कहीं ऐसी जगह है जहाँ की गंदी जगह है, या आसपास गंदा नाला बहता है, या हमेशा वहाँ नमी रहती है, तो ऐसे बच्चे सर्दी, जुकाम, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड आदि से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि गंदे और सीलन भरे माहौल में वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो परिणाम स्वरूप बच्चों का शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। तो बच्चों, ये हमने शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। बच्चों, शारीरिक विकास के हमने टोटल 6 भाग पढ़े हैं। आज इसका हमने छठा और अंतिम भाग पढ़ा है। आप इसके सभी भाग ध्यान से पढ़ें और समझें। इसी के साथ आज हमारा शारीरिक विकास का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।